सेठ साहब, नवंबर वैसे मौसमियाती तौर पर तो ठंडा गुजरा है, लेकिन खबरें बहुत गर्म हैं। और उन गर्म खबरों में एक तरफ तो इमरान खान साहब से ना होने वाली मुलाकातें हैं, मौज़ूए बहस, तो दूसरी तरफ आईएमएफ की वो रिपोर्ट जो 20 नवंबर को आई। और अच्छा, नाक़िदीन कह रहे हैं कि 20 नवंबर 2025 का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ना किसी क्लर्क ने तैयार किया है, बल्कि जो टीम थी आईएमएफ की उसने कई माह पाकिस्तान में क़याम किया और मुतादिद स्टेक होल्डर से मुलाकात करने के अलावा पाकिस्तान के सिस्टम का बारीक बीनी से जायजा लिया, जिसके बाद 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट आई है, जो कि टोटल सिस्टम का एक एनालिसिस और बड़ी ख़तरनाक शक्ल पेश कर रही है। मुझे आपसे यहाँ पर यह जानना है कि इससे पहले भी आईएमएफ की तरफ से जायज़ा रिपोर्ट्स आती रही हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान के निज़ाम में क्या खामियां हैं, अवाम भी वाकिफ़ हैं, ताजिर भी वाकिफ़ हैं, और इसके अलावा जो कारोबारी बरादरी है पाकिस्तान में वो भी जानती है। लेकिन आईएमएफ का अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश करना क्या ज़ाहिर करता है और इसके क्या असरात होंगे? आयशा, ऐसे है कि इसमें कोई भी नई बात नहीं है जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और इंटरेस्टेड कंसर्न लोगों को पता नहीं है। इसमें जो दिलचस्पी है इसमें वो ये है कि आईएमएफ की तरफ से ये एक तनकीदी जायज़ा लिया गया है, और ये उस वक़्त लिया गया है जिस वक़्त आईएमएफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और ये उस वक़्त लिया गया है जबकि एक बहुत सीनियर अदारा जैसे SIFC कहते हैं आप, उसकी क़याम के बावजूद, क्योंकि ये हालात बेहतर नहीं हो रहे, तो इसकी जो अहमियत मेरे लिए ये नहीं है कि जी उसके अंदर बहुत सी बातें कही गई हैं, इसके ऊपर मैं अभी रोशनी डालता हूँ, मगर ये कि SIFC के होते हुए, जो कि बड़ी एक किस्म की हाई कमांड है ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑफ स्ट्रेटजी और सब कुछ, वन विंडो ऑपरेशन कहा गया उसे, तो उन्होंने SIFC को क्रिटिसाइज कर दिया। उन्होंने काफ़ी एरियाज़ में क्रिटिसाइज़ किया, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया वो ये है कि SIFC ने अभी तक कुछ अकम्प्लिश नहीं किया। बातें हैं मगर कोई रिजल्ट्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि SIFC ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें नहीं पता वहाँ फैसले कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन उसके अंदर इनपुट देता है, कौन नहीं देता, और फिर इम्प्लीमेंट कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, और उसकी सारी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है और क्या नहीं है। ये भी IMF कह रहा है कि ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है SIFC की, जो फैसले वहाँ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैबिनेट के अंदर कोई फैसला होता है तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी है ना, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल, वो एक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, बट SIFC इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, इट्स एन एग्जीक्यूटिव इदारा। अच्छा, तो इसलिए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिस इज, तो IMF ये कह रहा है कि हमें क्या पता वो किसको क्या कह रहे हैं, कौन क्या नेगोशिएट कर रहे हैं, कहाँ जाके क्या टर्म्स दे रहे हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और किस किस्म की पॉलिसीज़ वहाँ बन रही हैं, और उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। ना पार्लियामेंट के अंदर वो डिस्कस होती हैं, ना वो कैबिनेट में होती हैं, और वो एक किस्म की पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो दूसरी चीज़ ये कि अभी तक वहाँ से कोई रिजल्ट्स भी नहीं मिले। बड़े बहुत से लंबे लंबे बातें हुई हैं, ये है, ये है, ये है, मगर कुछ एक्चुअली रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अच्छा। बिकॉज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी, वन विंडो ऑपरेशन होना था, हर किस्म की इस किस्म की इनकरेजमेंट होनी, वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा उसका। बातें आपने बहुत की हैं और मगर अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो आई थिंक एक दिस वाज द, फॉर मी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे ये था। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जुडिशरी के बारे में भी उन्होंने इस रिपोर्ट पे कमेंट किया है कि जुडिशरी के अंदर भी बड़ी सख्त करप्शन है, और क्योंकि कानून जो है वो इंसाफ नहीं दे रहा, तो वो बराबर नहीं है अमीर और गरीब के लिए अदालतों में, और इसीलिए दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसको भी वो करप्शन समझते हैं। तो ये मतलब है, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टेक अवेज। हमें हमेशा ये कहा गया था कि सियासतदान करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक, यहाँ तक कि हमें ये कहा गया था कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है हुकूमत की और हुकूमत के इदारों की, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है। मगर इन्होंने तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी उड़ा दिया। इन्होंने कहा कि वहाँ भी जिस तरीके से वहाँ फैसले होते हैं या रिपोर्टें बनती हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसको आगे बढ़ाती नहीं है। मतलब ये पैरास जो है बने जाते हैं, कोई उसकी एक्शन नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई उस जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार नहीं होता, और ये सिर्फ सारी की सारी एक्सरसाइज जो है दिस इज मीनिंगलेस। तो इस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, मगर जो बातें जो हम आम लोगों को जो बातें पता हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है,
वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये दो मसले हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो हमारी पैदावार है, जिसे आप कह सकते हैं जो केक बनता है पाकिस्तान के अंदर, वो केक बड़ा छोटा है, वो बढ़ नहीं रहा है और बड़ी स्लो स्पीड पे बढ़ रहा है। अच्छा। वो समझते हैं कि हमारी आबादी जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ रही है और इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर रही है, ये गुर्बत बढ़ रही है। अच्छा। वो तो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि जी गुर्बत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो ये नई बातें नहीं है हमारे लिए। मगर IMF का ये कहना है, जब ये बात कहते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर हमें समझ आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। अच्छा। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन वो ये देते हैं और ये IMF की तरफ से पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, एलीट कैप्चर। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के अखबारों में भी और उर्दू के अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया में भी और तबसरे जो होते हैं सब जगह पे 5 साल से ये एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर के एक ख़ास तबका है जो कि इकट्ठा है, लोग हैं और इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लासेस हैं, उसके अंदर ग्रुप्स हैं, सारे का सारा जो केक बनता है वो सारे का सारा खा जाते हैं और पीछे रहता कुछ नहीं आवाम को देने के लिए। इसीलिए गुर्बत भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और आवाम बेचैन है और इसीलिए हर बंदा कहता है ये फेलिंग स्टेट है। अच्छा, वो ये जो एलीट क्या है, इसका ये सबसे पहले ये इसके जिक्र आया था, एक किताब शाया हुई थी UK के अंदर, उसका नाम है गैम्बलिंग विद डेवलपमेंट। वो एक साहब हैं स्टेफान डेरकॉन, वो डिफिड उनकी जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके अंदर उन्होंने काम किया है, अफ्रीका में काम किया है और एशिया में काम किया है, पाकिस्तान में काम किया है और वो एक कंसल्टेंट के तौर पे वो रिपोर्टें लिखते हैं। उन्होंने किताब भी लिख मारी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, और भी मुल्कों का नाम है उसके अंदर, वो कहते हैं होता क्या है इन मुल्कों के अंदर। इन मुल्कों के अंदर होता ये है कि 4 या 5 क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं जिन्हें वो कहते हैं ये एलीट है। एलीट का मतलब हुआ ऊपर वाले तबके, खाते पीते लोग। उनमें वो शामिल करते हैं, शुरू करते हैं फौज, फिर जाते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम सिविल मिलिट्री रियासत कहते हैं। वो कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रियासत जो है सबसे बड़ी एलीट है। फिर उसके बाद जुडिशरी भी आ जाती है उसके अंदर ठीक। फिर सरमायादार आ जाते हैं, फिर बड़े बड़े ज़मींदार आ जाते हैं जो कि खुद काश्त नहीं करते, वो ठेके पे दे देते हैं। ठीक, ये दुनिया में ऐसे ठेके पे देना ज़मीन और ख़ुद ना काश्त करना ये बहुत कम जगह पे है। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर है। ये कल्चर है बिकॉज ये बेसिकली जिनकी ज़मीन है वो एक किराए पे चढ़ा देते हैं। अगर वो किराए पे चढ़ाते हैं तो जिससे किराया लेते हैं वो उसके पास बहुत थोड़ा रह जाता है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता उसके। तो बाकी दुनिया के अंदर लैंड रिफॉर्म हो चुकी है। लैंड रिफॉर्म का मतलब ये था कि जो लोग काश्त करते थे उनको ज़मीन दे दी जाएगी और वो क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन होती थी वो मेहनत करते थे और अगर 10 रुपए की कोई चीज़ बनाते थे तो 4 रुपए खाते थे, 6 रुपए मार्केट में ले आते थे, तो उसके साथ फिर तरक्की होती थी। अच्छा। अब ये होता है कि अगर 10 रुपए की चीज़ है तो 5 रुपए तो ज़मींदार ले जाता है जो लंदन में फ्लैट लेके बैठा हुआ है या दुबई में फ्लैट लेके बैठा हुआ है या गुलबर्ग में या DHA में, और अपनी ज़मीन जो है वो उसने मुजाहिरों को दी हुई है, ठेके पे दी हुई है। ठेकेदार अपना 10% 15% रख के जो रह जाता है वो फिर आप आगे वो कर देता है। तो इससे एक ये जो इंटरमीडियरीज हैं, दरमियाने जो लोग हैं जो काम खुद नहीं करते, सिर्फ ट्रांसफर मैकेनिज्म का हिस्सा है, वो खा पी जाते हैं। अच्छा। तो आवाम के पास कुछ नहीं आता। तो ये कहता है कि ये सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जैसे दोनों ब्यूरोक्रेसीज हैं, एक आर्म्ड ब्यूरोक्रेसी है, दूसरी अनआर्म्ड ब्यूरोक्रेसी। फिर आ गए आपके बड़े लैंडलॉर्ड्स जिनकी बहुत हजारों एकड़ ज़मीन है, ठीक है। हालांकि लैंड रिफॉर्म टेक्निकली यहाँ अयूब खान के ज़माने में भी हुए, उसके बाद भुट्टो साहब के ज़माने में भी हुए कि उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा एकड़ आप नहीं रख सकते। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक आयशा के नाम पे कर दिया, एक नजम सेठी के नाम पे कर दिया, किसी और अपने मज़ारे के नाम पे कर दिया, किसी नौकर के नाम पे कर दिया, और 10,000 एकड़ जो है उसको बांट के पर्चियाँ अपने पास रख ली, मलकियत अपने पास, बेनामी चौरास्ते निकाल लिए चौरास्ते, और ज़मीनें अभी भी उनके पास है। तो लैंड रिफॉर्म तो हुई नहीं फिर, इसका मतलब है क्योंकि सबको पता चल गया था ये होने जा रही है, तो उन्होंने पहली पर्चियाँ बना ली, पार्टीशन कर ली। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेपर पार्टीशन, ठीक। अच्छा, तो अब ये हो गए 4, 5